सेकंड हमारी रिएक्शन थी इन्वर्ट शुगर की, जिसमें सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हमने इन्वर्ट एंजाइम से स्प्लिट किए थे। नाउ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में हम लेते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 जिसको हम H2O NO2 और ऑक्सीजन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद 18 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से हम सुक्रोज को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें ऑक्जेलिक एसिड मिलता है और 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देन फोर्थ रिएक्शन है हमारी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन हमें क्योंकि ऐड करनी है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है सुक्रोज में, उसमें हम क्या कर रहे हैं और हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कंसनट्रेटेड H2SO4। सबसे पहले सुक्रोज को हम जब H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि सुक्रोज ही है जो कि अगर कोल्ड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो शुगर चारकोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मिलेंगे, 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड H2SO4। देन फिर H2SO4 को हम स्प्लिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H2O SO2 और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। फिर हम कार्बन को, जो हमारे पास ऑक्सीजन हमें H2SO4 रिएक्शन से मिली थी, उसको हम जब रिएक्ट करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और उस कार्बन डाइऑक्साइड से हम क्या करेंगे, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 1 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर और 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपकी पूरी रिएक्शन है रिडक्शन की। बात आती है उसके बाद फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन में हमें पता है कि हम यीस्ट एंजाइम जो है वो यूज़ करते हैं, और क्योंकि जो इन्वर्टेज एंजाइम है वही एक नेचुरल एंजाइम है जो कि एक शुगर को दूसरी शुगर में कन्वर्ट कर सकता है। तो जो कि इन्वर्ट शुगर है वो इजीली जो है वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है एग्जाइमेज एंजाइम से। तो ये दो जो रिएक्शन है हमारी, ये इम्पोर्टेंट है। फर्मेंटेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके रिएक्शन पूछी जाती है तो हमें ये दो रिएक्शन देनी है, एक तो सुक्रोज की यीस्ट इन्वर्टेज के साथ और इन्वर्ट शुगर की जाइमेज के साथ। देन है फॉर्मेशन ऑफ सुक्रेट्स। सुक्रेट्स जो है वो सुक्रोज से बनता है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, कुछ एंजाइम ऐड करते हैं जिससे इसका फर्दर रिएक्शन होता है, जिसमें हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो बेसिक है। तो बेसिक है तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो वाटर है क्योंकि वो यहाँ पे क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा तो हमें मिलेगा कैल्शियम सुक्रेट। अब कैल्शियम सुक्रेट को फिर हम फर्दर प्योरीफाई करेंगे और क्या यूज करेंगे, लाइम। लाइम यूज करेंगे तो क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो पीपीटी के फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और ऊपर सुपर नाइट्रेट में हमें क्या मिलेगा, सुक्रोज। सुक्रोज मिल गया। ऐसे ही हम फर्दर करते हैं। अगर हमें एसिटाइलेशन करना हो, एसिटाइलेशन का मतलब है कि हम एसिटाइल ग्रुप जो है वो सुक्रोज पे ऐड कर रहे हैं, और उसके लिए हम लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड को जब हमने सुक्रोज के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें मिला ऑक्टा एसिटाइल सुक्रोज और एसिटिक एसिड। इसको अगर हम फर्दर प्योरीफाई करना चाहें तो हम लाइम यूज करके हम उसे फर्दर सुक्रोज ऑब्टेन कर सकते हैं। देन है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन में क्या होगा, सेम एसिटाइल ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कंसंट्रेटेड HCl है वो सुक्रोज पे, क्योंकि हमने टेबल देखी थी पहले, उसमें दो रिएक्शन थी कि H2SO4 और HCl के साथ वो रिएक्शन क्या देता है, क्योंकि हमें डाइल्यूट HCl के साथ जो है वो सुक्रोज रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन कंसंट्रेटेड के साथ वो क्या बनाता है, फॉर्मिक एसिड और ल्यूवलिनिक एसिड। तो अब हम इसमें यूज करते हैं सुक्रोज को, पहले हम कंसंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। फिर उसको फर्दर और जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरफुरोल मिलेगा, जो कि क्या एक ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, और ये कुछ ही सेकंड्स के लिए हमें प्रोडक्ट जो है ये ट्रांजिटरी फेज में मिलता है, क्योंकि इसकी जो एंट्रोपी है वो हाई होती है। एंट्रोपी हाई होने की वजह से क्या है, ये स्टेबल नहीं होता है, तो ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिविलिनिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में।
अब बात करते हैं इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज के बारे में। यह फेलिंग सॉल्यूशन है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता है, ना ही टॉलरेंस, यानी कि फेलिंग और टॉलरेंस दोनों के प्रति ये क्या है, रेजिस्टेंट है। इसमें म्यूटा रोटेशन नहीं होता है क्योंकि इसमें फ्री कोई भी एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप नहीं है, तो ये म्यूटा रोटेशन नहीं देता है। उसके बाद ना ही ये जो बेस है उसमें कन्वर्ट होता है। अब बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर इसका होता है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जैसे C12H22O11, यानी कि भाई अप्रोक्सीमेटली 1:2:1 का रेशियो है। और इसमें ऑक्टाएसिटल मिलता है हमें, जिसमें 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। इसमें डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज है, उसके एक एक एटम जो हमें वो प्राप्त होते हैं, और जिससे ये सिद्ध होता है कि ये क्या है, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड यानी कि जो हमें पता है कि 2 शुगर से मिलके बना है सुक्रोज, तो जब हम उनको अलग करेंगे तो हमें डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज मिलते हैं। और जैसे कि हमें पता है फेलिंग और टॉलन के प्रति ये रेजिस्टेंट है, और ना ही इसमें ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, और जिससे ये पता चलता है कि इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जो कार्बनिक ग्रुप है वो फ्री नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें आपस में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। देन ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ऑब्वियसली, और इसमें जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो कौन सी होती है, C1C2 होती है। ये आपको याद रखनी है, सुक्रोज, सेल्यूलोज, माल्टोज, जो सॉरी मैनोज, इन तीनों के कंपैरिजन में जो बॉन्डिंग है, यानी कि जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग है, वो में एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर सुक्रोल को, अगर हम सुक्रोज को मैथाइल सल्फेट के साथ अगर मिथाइलेशन करवाते हैं तो हमें ऑक्टा मिथाइल का ग्रुप मिलता है, और जिसमें अगर फर्दर हम उसको वाटर रिड्यूस करवाएं तो उसमें 2,3,4,6 टेट्रा मिथाइल ग्लूकोज और 1,3,4,6 टेट्रा मिथाइल फ्रक्टोज बनता है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कोई भी ग्रुप अगर सुक्रोज के साथ जोड़ दें तो डिवाइड तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ही होगा, लेकिन क्योंकि उसके साथ मिथाइल ग्रुप ऐड है तो वो क्या होगा, वो ग्रुप भी साथ में CHOH के साथ में वो बॉन्ड बना लेंगे। फिशर फॉर्मूला है जो कि हमें पता है कि क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जब हम C1C2 यानी कि कार्बन 1 ग्लूकोज का और कार्बन 2 किसका, फ्रक्टोज का, उसके साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, वो क्या बन जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोपायरनोसिल बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरानोसाइड, इसको हम शॉर्टली सुक्रोज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें हैवत, पहला जो हमने देखा वो है फिशर फॉर्मूला। अगर हम हैवत फॉर्मूले के हिसाब से स्ट्रक्चर देखें तो ये हैवत स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा अभी यूज में लिया जाता है, क्योंकि ये डिफाइन करता है कि बताता भी है कि इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, और साथ में ये बताता है कि कौन सा कार्बन, कौन से कार्बन, एक कार्बन यूनिट है वो दूसरे यूनिट के साथ कहाँ से काम है। तो यहाँ पे हम जैसे देखा ग्लूकोज का जो कार्बन 1 है वो फ्रक्टोज के कार्बन 2 के साथ बॉन्ड बना रहा है। देन इसका यूज हमें पता है, जेली, कोई भी अल्कोहल प्रोडक्शन में, या फिर वेरियस टाइप्स ऑफ जो लिकर होते हैं उसमें, और ट्रांसपेरेंट सोप बनाने में भी हम सुक्रोज यूज करते हैं, वेराइटीज ऑफ स्वीटनर्स में, और अगर हमें ऑक्सोजेलिक अगर एसिड बनाने हैं उसमें भी हम सुक्रोज यूज करते हैं, क्योंकि सुक्रोज क्या है, एक तरीके से वाटर बाइंडिंग का काम करता है, इसीलिए हम उसको ऑक्सैलिक अम्ल बनाने में यूज करते हैं। देन इसकी बात आती है टेस्टिंग की। टेस्टिंग में पहला है कि अगर इसे गर्म करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैरेमल में, जो कि हमने देखा था कि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से और फूड इंडस्ट्री में हम इसे यूज करते हैं कैरेमल को। और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ये कोल्ड कंडीशन में CO2 और SO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर रेसोर्सिनोल और HCl के साथ गर्म करने पर ये अल्कोहल के तरह रेड कलर देता है।
इसमें सारी जो लगभग जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सुक्रोज की अलग है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज की लगभग सेम है, हमने टेबल में देखा जैसे। अब जैसे ये है, ये टेबल सबसे ज़रूरी है, ये 1 या 2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनमें आप पूछ सकते हैं। जैसे सुक्रोज का फॉर्मूला पूछ लिया तो हैवर्थ स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके बाद उसमें कौन सी लिंकेज होती है, यानी कि जो पहला अगर हमें जो दिया हुआ है वो क्या होगा, ये डिनोट करता है ग्लूकोज को, और जो सेकंड जो टेबल है वो हमें दी गई है सेकंड नंबर ऑफ यूनिट को। जैसे अगर अल्फा 1 बीटा 2 है, इसका मतलब है कि ग्लूकोज का अल्फा डी जो स्ट्रक्चर है, यानी कि अल्फा में क्या होगा, जो OH ग्रुप है वो किसकी तरफ होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ, और बीटा में राइट। सिमिलरली माल्टोज में भी यही होता है, 2 ग्लूकोज की यूनिट जुड़ी होती है, अल्फा 1 और अल्फा 4 के साथ। लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है, सेलोबायोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों। माल्टोज और सेलोबायोज में कोई फर्क नहीं है, दोनों में ग्लूकोज होता है, लेकिन इसमें OH की जो पोजीशन है कार्बन नंबर 2 पे और 4 पे वो डिफर करती है। देन आइसोमाल्टोज है, उसमें भी ग्लूकोज और ग्लूकोज है, लेकिन फर्क सिर्फ किसका है कि वो अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं। जैसे इसमें बीटा 1 4 है और इसमें इसमें बीटा 1 4 है, हाँ, और इसमें अल्फा 1 6 है। देन ट्राई हेलोज में भी अल्फा 1 से जुड़े हुए होते हैं 2 ग्लूकोज की यूनिट। अब बात करते हैं माल्टोज यानी कि माल्ट शुगर की, जो कि हमें किससे मिलता है, बार्ले से, और इसे हम करीब करीब 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, और ये इसे इसमें से हम एक एंजाइम प्राप्त करते हैं जिसे बोलते हैं डायस्टेज एंजाइम। इसकी बनाने की विधि है, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो इसे स्टेप वाइज दिया हुआ है आपके। पहला है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी स्टार्च है उसको हम वाटर से ट्रीट करते हैं डायस्टाइज के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, N मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11 ऑफ माल्टोज। इसको फिर फर्दर हम फिल्टर कर देते हैं और उसको कंसनट्रेटेड कर सकते हैं। और अगर हम इसे क्रिस्टलाइज फॉर्म में लाना चाहते हैं तो हम इसे अल्कोहल से ट्रीट करके इसे क्रिस्टलाइज कर देते हैं। ये मोस्टली सुक्रोज की तरह ही रंगहीन होता है, यानी कि कोई कलर नहीं देता, क्रिस्टलाइज होता है और सॉलिड होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 160 से 165 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसकी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये दक्षिण दिशा की तरफ मोड़ता है, यानी कि ये क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। उसके बाद म्यूटा रोटेशन इसमें पाया जाता है, और जल में यानी कि वाटर सोल्यूबल होता है। ये मीठा नहीं होता, क्योंकि मीठा होता है लेकिन एज कंपैरिजन टू सुक्रोज, उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही कम मीठा होता है, यानी कि 1/3 हम कह सकते हैं, 1/3। फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके माल्टोज ओसाजोन बनाता है, और माल्टोज एंजाइम द्वारा हम कई जो खनिज अम्ल यानी कि जो एसिड कई हैं जो कि जल से रिड्यूस होके, वाटर से रिड्यूस होके 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल देते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन को ये कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ये फेलिंग से क्या है, सेंसिटिव है। स्ट्रक्चर जैसे इसका हमने देखा अल्फा डी ग्लूकोपार्नोज है, इसमें क्या हो रहा है, कार्बन नंबर 4 से कार्बन नंबर 1 पे इसकी बॉन्डिंग हो रही है माल्टोज की। ये प्रॉपर्टीज हैं, कुछ नहीं है इसमें खास। देन आते हैं हमारा लैक्टोज और मिल्क शुगर। ये हमें चीज कर्ड जो भी है इससे मिलता है। इसमें जो एल्ब्यूमिन है उसको हम उससे वे प्रोटीन हम लेते हैं, जो कि कई डाइटरी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, और जितने भी स्तनधारी पशु उससे हम करीब करीब 5% लैक्टोज हम लेते हैं। और जो लैक्टोज है एक्चुअली में ये मिल्क शुगर भी इसको हम बोलते हैं।
इसकी प्रॉपर्टीज है जैसे ऑब्वियसली ये डाइसेक्राइड है तो ये क्या होगा, जरूरी नहीं है कि ये कलर फुल हो, तो ये भी क्या होगा, कलरलेस, क्रिस्टलाइन और सॉलिड। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 203 डिग्री सेल्सियस होता है और टेक्सचर रोटेटरी होता है 78 डिग्री से 52.2 डिग्री तक ये म्यूटर रोटेशन का इसमें रोटेशन होती है और म्यूटर रोटेशन ये शो करता है। रिएक्शन दे रखी है जैसे अगर हम लैक्टोज है उसको हम लैक्टेज एंजाइम से जब ट्रीट कराएंगे तो हमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा और ये आपस में बीटा लिंकेज के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ये साइनोहाइड्रिन बनाता है। स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 से जुड़े हुए होते हैं गैलेक्टोज और ग्लूकोज। इसके यूज क्या क्या है, होम्योपैथी दवाइयाँ बनाने में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, शीशों पर सिल्वर दर्पण बनाने में, और ऐसे दूध जिसमें लैक्टोज की कमी है उसको हम बाहर से मिला सकते हैं, और शराब में जो भी अल्कोहल है उसमें एक प्रकार की स्मेल क्रिएट करने के लिए भी हम लैक्टोज यूज करते हैं। अब बात करें अगर स्वीटनेस के स्केल पे तो सबसे ज़्यादा जो स्वीट होता है वो होता है फ्रक्टोज यानी कि 173। अगर 100 को हम यहाँ पे सुक्रोज की अगर कंसंट्रेशन हम अगर 100 ले रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में फ्रक्टोज क्या है 173 डिग्री, सॉरी 173 होता है। इनवर्ट शुगर की वैल्यू 130, सुक्रोज 100, ग्लूकोज 74, माल्टोज लैक्टोज, यानी कि जो ग्लूकोज माल्टोज और लैक्टोज है वो सुक्रोज से कम स्वीट होती है और इनवर्ट शुगर और फ्रक्टोज है वो ज्यादा होती है। अब बात करते हैं, हमने पहले पढ़ा था मोनोसेक्राइड देन डाइसेक्राइड और हम पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या है, पॉलीमरिक एनहाइड्रिड्स होते हैं मोनोसेक्राइड्स के, यानी कि इनको हम ग्लाइकोन्स भी बोलते हैं। पोलोसेक्राइड्स में और कुछ नहीं हुआ है, बस जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज जब आपस में बॉन्ड करते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, निकलते हैं, जिससे जो मॉलिक्यूल है वो एनहाइड्रस हो जाता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि एन की वैल्यू है वो 12 से 200 तक हो सकती है। इनका कोई स्वाद नहीं होता है और इनके कई एग्जाम्पल है जैसे डी और एल गैलेक्टोज, डी मैनोज, डी जाइलोज, अर्विनोज, डी ग्लूकोरोनिक, डी गैलेक्ट्रोनिक, मुरोनिक, डी ग्लूकोसाइमिन, गैलेक्टोसाइमिन, अमीनो यूरिनिक एसिड में भी ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आपके ये चार्ट है जो कि अगर आपको पॉलीसैकेराइड के क्लासिफिकेशन की बात आती है तो उसकी हमें पता है पॉलीसैकेराइड नॉन शुगर है, उसमें भी दो कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है, होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब है कि सेम यूनिट जो है वो उस स्ट्रक्चर में पाई जाएंगी, यानी कि अगर कोई स्टार्च है तो वो ग्लूकोन्स की यूनिट होती है, इसमें सिर्फ ग्लूकोज ही की यूनिट पाई जाएंगी। अगर अगार या पैक्टिन की हम बात करें तो उसमें सिर्फ गैलेक्टोज होगा। इन्युलिन की बात करें तो उसमें सिर्फ फ्रक्टोज होगा। ईस्ट और मैनन की बात करें तो उसमें सिर्फ मैनोज होता है और अगर हेमीसेल्यूलोज ज़ैलन की बात करें तो उसमें सिर्फ ज़ैलन होता है। जबकि हेट्रोपॉलीसैकेराइड में क्या है, हेमीसेल्यूलोज, गम्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, हिपैरिन, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूरिन। तो जैसे कि हमें पता है हिपैरिन है वो हमारे क्लॉगिंग प्रोटीन में से एक होता है, हमारी ब्लड में प्रेजेंट होता है। जो गम्स हैं वो हमें प्लांट के स्टेम से मिलते हैं, मोनोपॉलीसेकेराइड्स, और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन म्यूरिन है ये बैक्टीरियल और इंसेक्ट की सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, जो कि क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइसेकेराइड यूनिट मिलके क्या बनाती हैं, हेट्रोपॉलीसेकेराइड बनाती है। ये टेबल आपको याद रखनी है। उसके बाद फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज है। अगर हम अलग अलग बात करें होमोपॉलीसैकेराइड की तो पहले इसमें है स्टार्च और अमाइलम।
तो स्टार्च है वो हमें सबसे ज़्यादा मिलता है गेहूं में, चावल में, आलू में और मक्का में। और मैन्युफैक्चर है वो जर्मनी तथा अमेरिका में सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। यूके में सबसे ज़्यादा मक्का का प्रोडक्शन होता है और भारत और ब्रिटेन में गेहूं और चावल से इसका प्रोडक्शन किया जाता है। पोटैटो से मिलता है उसको कि ये आपके सारा जो मटेरियल अभी है यानी कि मेज से ये, उसके बाद जो भी इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये सारी आपकी थ्योरेटिकल हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम रिएक्शंस की। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो आयोडीन के साथ ये ब्लू कलर देता है, और अगर इसे फिर अगर हम 80 डिग्री पे गर्म करते हैं तो वही जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। और ये जो रिएक्शन है हम ये आयोडीन और स्टार्च के परीक्षण के लिए प्रयोग की जाती है। फिर जल विश्लेषण, यानी कि हम क्या करते हैं उसको स्टार्च को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं डायस्टाइज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो हमें माल्टोज मिलता है। देन अगर हम उसको एसिड है उसको, यानी कि उसको हम क्या कर रहे हैं, जो खनिज एसिड है मतलब उनके साथ हम रिएक्ट कराएंगे, उबालेंगे तो हमें जो पॉलीसेकेराइड्स का एक मिक्सचर मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रिन, माल्टोज और ग्लूकोज। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मोनोडाई और ट्राई नाइट्रेट का मिश्रण प्राप्त होता है जिसे नाइट्रो स्टार्च कहते हैं, और ये एक तरीके का बहुत अच्छा विस्फोटक पदार्थ कहलाता है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ स्टार्च, मींस टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्टार्च। पहला है अमाइलोज, इसमें इसे अल्फा अमाइलोज भी कहते हैं और ये 20% तक पाया जाता है। देन हमारा बात करते हैं अमाइलोपेक्टिन, इसकी स्ट्रक्चर है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। देन इसके यूजेस हैं आलू, चावल, मक्का, सूजी, मैदा, साबूदाना, इन सब में इनका प्रयोग किया जाता है। देन वस्त्र उद्योग में, उसके बाद अल्कोहल, ग्लूकोज और विस्टोक पदार्थ, इन सब में स्टार्च का यूज किया जाता है। देन सेल्यूलोज, सेम आपका पहले से मैन्युफैक्चर है, फिर उसके बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है। ये सारा आपका जो भी हमने पढ़ा ये सारा क्या है, इन्यूलिन है, काइटिन है, देन उसके बाद पैक्टिन, ये सारे होमोसेल्यूलोज और हेट्रो होमो पॉलीसेकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स की क्या है, डिफरेंट एग्जांपल है। ये सारा थ्योरी पार्ट है, आपको बाय हार्ट लर्न करना है, इसमें कोई टिपिकल चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें पढ़नी है, ये हम खुद भी यू नो इस जस्ट रिवीजन इसे कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें लिपिड्स पर हमारा बाकी है बायोकेमिस्ट्री में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।